हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड राइटिंग स्किल। अभी राइटिंग स्किल बोले तो ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड, हर एक स्टैंडर्ड के लिए राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। राइटिंग स्किल डायरेक्टली मैं तो लिख के देता हूँ 8th स्टैंडर्ड से डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड तक राइटिंग स्किल आती है। नॉट ओनली 12th बट ग्रेजुएशन तक भी आपको राइटिंग स्किल के बारे में होता है फ्रेंड। तो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल वी हैव टू डिस्कस। हमने बहुत राइटिंग स्किल डिस्कस की। पहले डिस्कस किया हमने लेटर राइटिंग, उसमें दो प्रकार पढ़े फ्रेंड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फिर उसके बाद में किया आर्टिकल राइटिंग, बराबर। फिर अभी नया वाला पॉइंट हम लेके आए हैं जिसका नाम है स्टोरी राइटिंग। फ्रेंड स्टोरी राइटिंग, राइटिंग इज अ स्किल। राइटिंग जो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है वो ट्रिमेंडस मार्क इस राइटिंग स्किल में क्या करता है, अर्न करता है। फ्रेंड 8, 9, 10 सीबीएसई के जो भी बच्चे हैं, कौन कौन से बोला मैंने, 8, 9, 10 सीबीएसई के जो भी बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को राइटिंग स्किल में स्टोरी राइटिंग ये प्रकार 100% है। कहां पे ये भी बता देता। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टोरी राइटिंग है। क्या है? स्टोरी राइटिंग। ओके, कितने मार्क्स के लिए भी बता देता, फॉर 10 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए? डायरेक्टली 10 मार्क्स के लिए है। यानी एक बार आपने ये स्टोरी परफेक्ट कर ली तो आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। 8 में ही 8 के बच्चे ही आज से स्टोरी परफेक्ट कर लो, मतलब आपको डायरेक्टली 12 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, बराबर। और स्टोरी राइटिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इट इज अ स्किल और ये जमना चाहिए फ्रेंड हम बच्चों को। यदि हमें स्टोरी बताना, पुटअप करना अच्छी आती है, कभी कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चे स्टोरी टेलिंग में बहुत बढ़िया होते हैं। स्टोरी टेलिंग मतलब इवेंट इतना सा हुआ होता है बट सामने वाले को बताते समय इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि सामने वाला लिसनिंग करता है, कॉशियसली लिसनिंग करता है कि वो आगे क्या बोलेगा, आगे वेरी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं कुछ बच्चे। यानी इतने इन बच्चों में राइटिंग स्किल होती है। कुछ कुछ बच्चों में होता है ऐसा, कुछ स्टोरी टेलिंग में बेटर होते हैं, कुछ स्टोरी राइटिंग में बेटर होते हैं। और स्टोरी टेलिंग अलग भाग है फ्रेंड और स्टोरी राइटिंग अलग भाग है। किसी किसी को अपना बनाने आता है सामने वाले को, किसी किसी को इवेंट को, स्मॉल इवेंट को किस प्रकार से बड़ा बनाना है, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह यूज करके किस प्रकार से इफेक्टिव बनाना है, तो ये स्टोरी टेलिंग में होता है, स्टोरी राइटिंग में होता है। तो फ्रेंड सबसे पहली बात स्टोरी राइटिंग में, सबसे पहली बात तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला इफेक्ट होता है हमारे हैंड राइटिंग का। कैसा होना चाहिए? हैंड राइटिंग एकदम इफेक्टिव होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए। दूसरी बात, आप पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह बराबर यूज करना चाहिए। कौन से मार्क्स? पंक्चुएशन, यानी कहां पे कॉमा देना है, कहां पे फुल स्टॉप देना है, कहां पे कॉमा देके डबल इंटरवल कॉमा लेना है, कहां पे सिंगल इंटरवल कॉमा लेना है, मतलब कुछ कोटेशंस वगैरह पंक्चुएशन होना चाहिए। दूसरी बात, कोटेशन करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? कोटेशन। तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा कोट करना चाहिए, QUATE। तो कोटेशन मतलब हमको बीच बीच में इफेक्टिव सेंटेंस, कैची सेंटेंस क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, और वो भी मिडल में यूज करना चाहिए, बराबर फ्रेंड। तो कोटेशन भी हमने यूज करना चाहिए। तीसरी बात, फिगर ऑफ स्पीच यूज करना चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच यानी वो ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से इफेक्टिव हो, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस स्टोरी में बीच बीच में क्या करने चाहिए? डालने चाहिए। पांचवी बात, ग्रामेटिकल करेक्टनेस होना चाहिए। ग्रामेटिकल करेक्टनेस मतलब तुम्हारे जो सेंटेंस बना रहे तुम वो एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ओके, परफेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, यानी स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए स्पेलिंग में। ये फ्रेंड हमें राइटिंग स्किल के बारे में लिखना है या पता चलना है, समझ में आया? और एक ही थीम होना चाहिए, प्रॉपर थीम होना चाहिए, और उस थीम को हमने डेवलप करना चाहिए, बराबर। प्लॉट्स होना चाहिए और एक प्लॉट दूसरे प्लॉट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। इवेंट पुटअप करते आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इवेंट पुटअप नहीं करते आता, पहले पीछे का बताते फिर आगे का बताते, लेकिन उसके लिए भी एक स्किल होती है, तो बताते आना चाहिए। इवेंट्स ऐसे सीरियली होना चाहिए ताकि लिसनिंग करने वाला कंफ्यूज ना हो जाए और उसे ज्यादा मजा आए, यानी इजी टू अंडरस्टैंड हो, बराबर। ऐसा प्लॉट्स वगैरह होना चाहिए। ओके, आगे वाली बात, स्टोरी है तो मॉरल इज द मस्ट।
हर स्टोरी में कुछ ना कुछ मॉरल होना चाहिए। स्टोरी बता रहे हैं, उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मैंने आपको एक आधे का स्टोरी बताई कि एक लड़का था, वो उसका बर्थडे वगैरह बना रहा था, बराबर। उसका बर्थडे आया तो उसने अपने 4-5 दोस्तों को क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और मस्त पे कि सब लोगों ने, बच्चों ने प्लानिंग कर दिया कि मैं पार्टी देने वाला हूं, आप अरेंजमेंट करो। तो एक लड़के ने मस्त पे के अरेंजमेंट किया, उसने पैसे उसको 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए दे दिए। उसने गया एक जगह से मटन वगैरह लेके आया, कुछ कैरेट वगैरह लेके आया, आपको पता है काय का कैरेट होता है, बराबर। और सब बच्चे मस्त पे की एक फ्रेंड के घर पे गच्ची पे बैठ गए और वहां पे उन्होंने सारा फंक्शन किया, मस्त एंजॉयमेंट किया, केक वगैरह काटा, केक एक दूसरे को लगाया, खाया, एंजॉयमेंट, फुल एंजॉयमेंट, क्योंकि 10 एक बच्चे थे वो, बराबर। शाम 6 बजे से प्रोग्राम चालू हुआ, रात के 10 बजे तक प्रोग्राम चला। डीजे वगैरह लगा लिया था थोड़ा सा माइल्ड आवाज में, और मस्त पे की गच्ची के ऊपर डांस कर रहे थे। आजू बाजू के कॉलोनी के लोग चिल्लाने लगे, तो पेरेंट्स उसके लड़के के पेरेंट्स बोलते कि नहीं नहीं, बर्थडे है मेरा, लड़का एंजॉय कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज कम है उनका, आपको कोई तकलीफ है। लेकिन लोग बोल रहे थे कि भाई कोरोना वगैरह है, क्या है वो, कुछ भी नहीं है कोरोना बीरोना इस दुनिया में, सिर्फ लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं, बराबर। इस प्रकार से हुआ फ्रेंड है। और चौथे 5वें दिन उन बच्चों में से एक लड़का पॉजिटिव निकला। अभी सभी के सभी बच्चे क्वारंटाइन है फ्रेंड। ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इस स्टोरी के पीछे एक मॉरल है। क्या मॉरल है? कि आज के बाद ऐसा फ्रेंड सर्कल में ये सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल कोरोना के सिचुएशन में, अपने लड़कों को आप क्या मत जाने दो, किसी पार्टी में वगैरह बाहर ना जाने दो, नहीं तो उसके इफेक्ट हो सकते हैं। ये मॉरल हुआ। ये स्टोरी देखो फ्रेंड, कोई भी हमको किसी की भी स्टोरी सुना रहा है तो उसके पीछे क्या होता है, मॉरल होता है। हमारे टीचर देखो क्लास में 1-2 एग्जाम्पल देते हैं, तो उस एग्जाम्पल देने के पीछे उनका एक मकसद है। क्या मकसद है? हमें अवेयर करना है, समाज में अवेयरनेस करना है कि ऐसा किया तो ऐसा होता है, बराबर। ग्रीडी ज्यादा लालच रहा तो लालच का फल हमेशा बुरा होता है, बराबर। एक आधा पुलिस है, उसने करप्शन किया, एक बार पकड़ा गया, जेल में गया, ताकि एक एग्जाम्पल दिया। क्यों दिया? ताकि अदर बच्चे इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनने वाले हैं, तो उन्होंने वो एग्जाम्पल स्टैंड बिल्कुल लेना चाहिए कि यस, इसके करप्शन की वजह से उसकी पूरी लाइफ क्या होगी, बर्बाद होगी, उसकी सर्विस चली गई, पहली बात। दूसरी बात, वो जेल में फॉरएवर बैठ गया, दूसरी बात। तीसरी बात, पूरी फैमिली क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। बीबी ने ज्यादा टेंस लिया, बीबी के साइड ब्रेन के ऊपर एक साइड इफेक्ट हो गया, और दैट्स व्हाई वो न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ एडमिट है। मतलब वो भी ब्रेन उसका क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। बच्चों का एजुकेशन क्या हो गया, बंद हो गया, रोड पे आ गए बच्चे। जो प्रॉपर्टी थी वो टोटल प्रॉपर्टी काय के लिए लगानी पड़ रही है? वो पहले बात तो उन्होंने जो जमीन थी 1-2 एकड़ उनके पास लैंड, वो पहली बात तो केस में लगा दी, क्योंकि लॉयर को पैसे देने पड़ रहे हैं। ऊपर से कुछ पैसे बचे थे तो वो हॉस्पिटल में बीबी के लिए लगाने पड़ रहे हैं। मतलब टोटल फैमिली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। उससे बेटर 50,000 रुपए पेमेंट था, करप्शन न करता था तो फॉरएवर जिंदगी भर अच्छी से जिंदगी जीता था और बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकता था। समझ में आया मेरा कहने का तात्पर्य? मैंने स्टोरी सुनाई, तो स्टोरी क्यों सुनाई, तो उसके पीछे क्या है, एक मॉरल है। यानी स्टोरी है तो पहले बात तो मॉरल होना चाहिए, बराबर। ओके, तो ये सारी बातें फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड स्टोरी राइटिंग के लिए। दूसरी बात, पोलाइट लैंग्वेज होना चाहिए। क्या लैंग्वेज होना चाहिए? पोलाइट लैंग्वेज होना चाहिए। चलो देखते क्या क्या होना चाहिए। ये राइटिंग स्किल है, बराबर। तो उससे बराबर हमें क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले टाइटल होना चाहिए फ्रेंड। और टाइटल कैसा होना चाहिए? एकदम कैची एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, ना शॉर्ट होना चाहिए। बल्कि और लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। और टाइटल कौन सा भी हो, काय में होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। समझ में आया? चलो इसका मैं फॉर्मेट बता देता पहले आपको। चलो देखते थे पहले क्या क्या है। तो टाइटल होना चाहिए, 1 प्लॉट होना चाहिए, मतलब एक ही स्टोरी में एक ही प्लॉट होना चाहिए, 1 प्लॉट। आप बोलेंगे सर 1 प्लॉट का मतलब क्या होता है? एक ही इवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं करप्शन के बारे में बोल रहा हूं तो करप्शन से रिगार्डिंग उसी पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं तो मैं भटक रहा हूं, दूसरे भी बातें बता रहा हूं, क्राइम अदर भी क्राइम बता रहा हूं, तो नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। स्टोरी सुना रहा है ना, तो एक ही पर्सन की सुना और प्रॉपर सुना और उससे मॉरल निकले ऐसी सुना। कुछ कुछ बच्चों को स्टोरी नहीं सुनाते आती, आधी स्टोरी इसकी वजह सुनाता है, आधी स्टोरी किसी की लगा देता है, परसों की, यानी एंड भी करते नहीं आता प्रॉपर।
ना स्टार्ट करते आती, ना एंड करते आता, ना स्टोरी पुटअप करते आती सामने वाले के पास। तो सबसे पहले फ्रेंड स्टोरी राइटिंग का एक उसूल ध्यान में रखना, वो है पहले टाइटल। दूसरा उसूल ध्यान में रखना, एक वन प्लॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन प्लॉट। तीसरी बात, वन थीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही थीम होना चाहिए। स्टोरी एक ही थीम से चलनी चाहिए। नहीं तो इससे भी रिलेटेड बता रहा है, इससे भी रिलेटेड बता रहा है, इसकी भी स्टोरी बता रहा है। देखो तुम, हीरो की स्टोरी होती है सिर्फ, उसके फिर जो रिलेटेड होते हैं उसकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी सी बता दी जाती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी, ज्यादा फोकस सिर्फ हीरो के ऊपर किया जाता है। समझ में आया? या हीरोइन के ऊपर फोकस किया जाता है, ऐसा। जैसे तुमने खलनायक पिक्चर देखा होगा संजय दत्त का, तो फ्रेंड जैसे तुमने उसको पिक्चर देखा तो आप क्या करेंगे, उस स्टोरी से रिलेटेड भी चालू करेंगे। फिर खलनायक क्यों बना, फिर उससे रिलेटेड क्या है, तो कौन उसके लाइफ में आ गई, किसने उसको सेव किया, किसने उसको अच्छा बना दिया, बराबर। तो ये सारी बातें, या खलनायक क्यों बना, तो ये सारी बातें उसमें आती है। वन थीम होना चाहिए, एक ही थीम, उसको बोलते हैं वन थीम। वन और टू कैरेक्टर, स्टोरी है तो कैरेक्टर इज द मस्ट। वन और टू कैरेक्टर्स, स्टोरी में ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 कैरेक्टर लेना चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। नहीं तो चल रहे 10 कैरेक्टर है, स्टोरी सब कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, कोई भी स्टोरी नहीं सुनेगा। समझ में आया फ्रेंड? तो ज्यादा कैरेक्टर लेना नहीं है स्टोरी में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नरेशन, नरेटिव स्टाइल होना चाहिए, नरेशन टेक्निक होना चाहिए। स्टोरी नरेट करते हैं ऐसा लगना चाहिए, बराबर, कि मैं किसी को स्टोरी सुना रहा हूं, लिख रहा हूं, बट ऐसा लगना चाहिए कि मैं लिख नहीं रहा हूं, आई एम टेलिंग द स्टोरी टू द अदर्स, ऐसा लगना चाहिए। इतने जगह जगह पे कॉमा इंटू डब्ल्यू कॉमा लगाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क पूछने चाहिए, आंसर उसका ही देना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी यूज करना चाहिए, ऐसे पंक्चुएशन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। ओके, और ऑलवेज इन द पास्ट टेंस, स्टोरी हमेशा ऑलवेज इन द पास्ट टेंस, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि स्टोरी पहले घटित हुई है, अब वो हम किसको बता रहे हैं, ऐसा एक के साथ हुआ, दैट्स व्हाई यू शुड टेक केयर। समझ में आया? मैंने एक पुलिस का एग्जांपल दिया, वो करप्टिव था, बराबर। तो क्या सीख मिली उससे हमसे कि करप्शन करना नहीं है, बराबर। तो फ्रेंड हमने पास्ट टेंस में स्टोरी यूज करना चाहिए हमेशा, प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं, पास्ट में ही स्टोरी बताना चाहिए। दूसरी बात, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए। देखो फ्रेंड, हमारी लैंग्वेज सबको समझ सके, इसी लैंग्वेज में हमने बोलना चाहिए। नहीं तो बम्बार्डिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उससे क्या होता है, सिर्फ हमारा शानपना दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चों को यदि कुछ भी नहीं समझ रहा है तो व्हाट इज द यूज ऑफ माई टीचिंग, बराबर है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखा है, सर वी आर इंग्लिश टीचर, वी आर इंग्लिश प्रोफेसर, सो वी शुड स्पीक इन ओनली इज इन इंग्लिश, दो द स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड इट, बट व्हाट इज योर ड्यूटी, वी शुड स्पीक इन इंग्लिश, बराबर। तो मेरा ऐसा कहना नहीं है, मैं उससे अपोज हूं। तुम किस एरिया में पढ़ाते हो, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन देयर, फॉर एग्जाम्पल तो रूरल एरिया में हो, वहां पे उनकी मदर टंग पहले से तो क्या है मराठी, उनको मराठी प्रॉपर नहीं आती, तो इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, हिंदी तो बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार से फ्रेंड ऐसे लोगों को यदि प्रॉब्लम रहा तो यू शुड ट्रांसलेट दैट इनटू दैट देयर मदर टंग, उनके मदर टंग में वो बताने चाहिए ताकि उनको इफेक्टिवली अंडरस्टैंड हो सके, बराबर है। तो फ्रेंड हर एक का एक कुछ मैंने ऐसे भी टीचर देखे फ्रेंड मेरे लाइफ में कि जो इंग्लिश पढ़ाया लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आया, बच्चे कुछ ना कुछ करते थे, इसको पैर मारना, इसको ऐसा करना। मेरे भी कुछ इंग्लिश टीचर होके गए हैं, बट कुछ भी नहीं समझा। क्या नहीं समझा, क्यों नहीं समझा? तो उसका मेन रीजन था उन लोगों ने कभी बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। उन लोगों ने सिर्फ हमारा शानपना, यानी हम कितने ग्रेट है, हम कितने टैलेंटेड है, हमें कितना आता है, हम किस प्रकार से इंग्लिश फाड़ बोलते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। उन्होंने कभी बच्चों के बारे में सोचा नहीं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। यदि हमने इंग्लिश टू इंग्लिश टोटली यूज किया तो बच्चों को यदि समझ में नहीं आता व्हाट इज द यूज ऑफ इट। यदि हमने बहुत बम्बार्डिंग वगैरह डिफिकल्ट वगैरह सेंटेंस बना के बताए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को अपने होशियार के बताया, लेकिन स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आ रहा तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टीचिंग।
तो उसी प्रकार से जब मैं स्टूडेंट था ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, दैट्स व्हाई फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड दैट व्हेनेवर आई विल बी टीचर आई विल नॉट बी डन सच काइंड ऑफ थिंग। तो मैं ऐसी बातें कभी नहीं करूंगा, जो अंडरस्टैंड हो वही, लगे मेरी इंग्लिश इतनी इफेक्टिव ना हो लेकिन मैं बच्चों को मेरे हिसाब से समझाने का ट्राई करूंगा। और यदि समझ में आ रहा है, बच्चों के चेहरे बताते हैं कि यस उनको अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं, उनके चेहरे के ऊपर यदि 0 दिख रहा है तो समझ लेना कि कुछ नहीं है, मतलब हम इफेक्टिव टीचर नहीं है। तो यही मेरा कहना है, तुम कितने इफेक्टिव टीचर है ये महत्वपूर्ण नहीं, हाउ यू इम्पार्ट योर नॉलेज इनटू द स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको कितना नॉलेज है महत्वपूर्ण नहीं, आप लोगों को कितना दे सकते हो ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है फ्रेंड, इसलिए हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करो और इफेक्टिव लैंग्वेज यूज करो। इससे कोई ऐसा ग्रेट नहीं है और कोई ऐसा लो दर्जा का नहीं है, बराबर सामने वाले को समझने को होना। दूसरी बात, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब स्टोरी ऐसे शुरू कर रही है तो सीक्वेंस बताओ ना उसको, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, बराबर। तो सीक्वेंस पुटअप करते आना चाहिए, इधर की इधर, इधर की इधर, ऐसा कंफ्यूज मत करो बच्चों को, बराबर। ऐसा होना चाहिए। रियलिस्टिक अप्रोच लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि यस द स्टोरी इज रियल। क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक अप्रोच। स्टोरी रियल लगनी चाहिए। तुम झूठ क्यों ना बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि किसी को पता ना चले कि इट इज अ सूडो स्टोरी, बराबर। आगे, शुड कंटेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स। स्टोरी में थोड़े से क्या करो, ट्विस्ट एंड टर्न्स करो, थोड़ा सा गिव मॉरल। और लास्ट वाला पॉइंट है फ्रेंड, गिव मॉरल। स्टोरी है तो मॉरल होना चाहिए। मैंने 2-4 के वीडियो वगैरह देखा तो उन्होंने बताया है कुछ लोगों ने कि यस थिंकिंग है हर एक की, मॉरल नहीं दिया तो चलता, मॉरल की कोई जरूरत नहीं स्टोरी में, स्टोरी में मॉरल होता है, सेपरेट ऐसा मॉरल लिखने की क्या नहीं है स्टोरी के नीचे, जरूरत नहीं है। यस आई एम फुल्ली एग्री विद देम, बट मेरे हिसाब से जो चेकर होता है, क्योंकि मैं खुद पेपर जांचता हूँ फ्रेंड, तो ऑब्वियसली आदमी क्या करता है, थोड़ा पढ़ता है, पढ़ता है, तो उसको एक थोड़ा सा मॉरल की तरफ ध्यान गया तो उस अकॉर्डिंग टू इट उसके ऊपर नजर डालता है, वो पूरा क्या लिखा है, पहले मॉरल पढ़ लेता है कि यस ये है क्या इसमें, चलो है कि नहीं, फिर ये मॉरल अकॉर्डिंग टू इट है, ही विल बी गिव द मार्क्स। तो वो एग्जामिनर मार्क्स दे देता है। और यदि उसको मॉरल ही नहीं दिखा तो उसको पूरी स्टोरी क्या करना है, एज इट इज रीड करना है। और उसके पास एज इट इज रीड करने के लिए इतना क्या नहीं रहता है, समय नहीं रहता है, वो पहले से ही थोड़ा सा ऐसा रफीली उसकी तरफ देखता है, ऑब्वियसली फिर वो हमें अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता है। तो दैट्स वाई फ्रेंड मेरे हिसाब से मॉरल मस्ट बी देयर। और इधर मैं जो 2-4 बुक्स मैंने यहाँ पे रखे, रेफरेंस बुक, इनमें भी बताया गया है कि यू शुड गिव द मॉरल, मॉरल देना चाहिए। तो फ्रेंड ये मॉरल, तो इस प्रकार से आपकी स्टोरी होना चाहिए। ऑल दैट पॉइंट्स शुड बी देयर, ये सारे पॉइंट्स मुझे स्टोरी में होना चाहिए, स्टोरी राइटिंग में। और इफ आप यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपकी स्टोरी इफेक्टिव नहीं है, कुछ भी काम की नहीं है। दूसरी बात, स्टोरी ज्यादा से ज्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट बट स्वीट होना चाहिए। अभी लेंथी बल्कि का मतलब क्या है, इट शुड बी इन 150 to 200 वर्ड्स लिमिट है फ्रेंड स्टोरी को, कितने 150 to 200 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 वर्ड्स में होना चाहिए। समझ में आया बच्चों आपको? तो ये 150 से 200 वर्ड मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज, या बहुत हो गया तो 2 पेज, लेकिन इतना लेना नहीं है, प्रॉपर 1.5-2 में एंड अप कर देना है स्टोरी का। बल्कि मत करो कि चलो पढ़ते ही जाए। कोई बच्चे मैंने देखा फ्रेंड, स्टोरी 4 पेजेस लिख डाली, हाँ अपना काम डेंजर है, 4 पेजेस लिख डाली,
क्या आपको 10 मार्क्स से 20 मार्क्स दे देगा वो? नहीं फ्रेंड, एग्जामिनर 10 की है, इतना वर्ड्स लिमिट है, वो देख लेता है बल्कि है, वो मार्क्स काटता है आपके। तो इसलिए फ्रेंड स्टोरी शॉर्ट बट स्वीट हो, मतलब उनके वर्ड्स लिमिट में हो। गॉट इट एवरीबडी? तो सच में ऐसे वर्ड्स काउंटिंग करते फिरे क्या हम वहाँ पे? तो नहीं, मैंने बताया आपको टेंटेटिवली एक अंदाज देखा, तो 1.5 पेजेस या 2 पेजेस बस बहुत हो गया। उसी में मॉरल भी होना चाहिए, उसमें टाइटल होना चाहिए, उसमें प्लॉट्स होने चाहिए। और एक बात, स्टोरी शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म। स्टोरी हमेशा काय में होनी चाहिए? पैराग्राफ फॉर्म में होनी चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है, काय में होनी चाहिए? पैराग्राफ फॉर्म में। अभी कैसा पैराग्राफ फॉर्म में है? तो ये मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे टाइटल होना चाहिए। मैंने बोला आपको टाइटल कैसे होना चाहिए? कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। स्टोरी अलग, नहीं तो टाइटल अलग दिया है, स्टोरी चल रही कुछ, महत्वपूर्ण नहीं है। इट शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी। टाइटल शुड बी रिलेटेड टू द स्टोरी। क्या बोला मैंने? जो टाइटल हम दे रहे हैं वो एकदम स्टोरी से क्या हो? रिलेटेड हो, इफेक्टिव हो, कैची हो। इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर। ओके, टाइटल कैपिटल लेटर में दीजिए। सेकंड बात, उसके बाद में फ्रेंड यहां से पैराग्राफ स्टार्ट करो। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ और मॉरल। बस अब देखना है पहला पैराग्राफ में क्या है, दूसरा पैराग्राफ में क्या है और तीसरे पैराग्राफ में क्या है। पहले पैराग्राफ में सिर्फ एंड सिर्फ इंट्रोडक्शन होना मुझे। क्या होना मुझे? पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, दूसरे पैराग्राफ में डिटेल देना है और तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन करना है। समझ में आया? तो चलो देखते हैं, अभी अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पहले पुटअप करता, फिर वो एग्जाम्पल आप अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट पुटअप करना है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना कि ये कैरेक्टर से यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ था, फिर डिटेल में थोड़ा सा देना है, फिर थोड़ा सा कंक्लूज करना है कि इस प्रकार से ऐसा किया तो ऐसा होता है, और लास्ट में मॉरल देना है कि उसके क्या क्या इफेक्ट हुए, वो बैडली बिहेव किया उसने। फॉर एग्जांपल मैंने बताया वो पुलिस का कि उसने करप्शन किया था, पहले वो मस्त सिंपल लाइफ वगैरह जीता था, बराबर, सब हैप्पी फैमिली थी, 30-35 हज़ार रुपये उसको क्या था, पेमेंट था, बराबर, उसकी शादी वगैरह हो गई, बराबर, फिर 2 बच्चे हो गए, फिर बच्चे स्कूल में जाने लगे, फिर CBSE स्कूल में डाले, बराबर, फिर उसको पैसे का थोड़ा सा क्या आने लगा, प्रॉब्लम आने लगा। तो बीबी ने बताया क्यों नहीं चालू करो ना आप क्या लेना, बराबर। बाकी के पुलिस देखो ना कैसे ले रहे, तुम इतने सिस्टमेटिक रह के क्या फ़ायदा है क्या, बराबर। आज का ज़माना मॉडर्न ज़माना है, वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द टाइम, बराबर। तो हमने समय के साथ क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। वाह वाह, क्या सजेशन दिया वाइफ ने, बराबर। तो फिर इस प्रकार से वो भी पहले लेता नहीं था, लेकिन अभी बच्चों की CBSE स्कूलों में डाले, मतलब फीस भरना पड़ेगा, उसके बावजूद ट्यूशन्स लगानी पड़ेंगी, तो ट्यूशन की और फीस, 2 बच्चे का वहाँ पे, 2 बच्चे का यहाँ पे, खर्चा बढ़ गया, कपड़े लगता, घर में क्या नहीं लगता, बराबर। अभी और मकान भी बनाना है, बाकी के पुलिस लोगों ने कैसे कार वगैरह लिए वैसे कार भी लेना है, बीबी के लिए स्कूटी भी लेना है, मोबाइल भी चाहिए हमको। तो ये जो डिमांड्स क्या होने लगी, डे बाई डे बढ़ने लगे, और उसको वो पैसा क्या लगने लगा, कम लगने लगा, एंड दैट्स वाई उसने फिर शुरू किया, बीबी ने एडवाइस दिया, भाऊ साहब ने शुरू किया, और फिर ट्रिमेंडस यहाँ पे फिर लिखना है, मस्त डेवलपमेंट हुई उनकी, मतलब मस्त बेगी क्या किया है, एक बड़ा बड़ा बैंगलो वगैरह बना लिया, कार वगैरह ले ली, बराबर, मस्त जमने लगा, बच्चों के पास लैपटॉप वगैरह वगैरह सब कुछ है, टैब वगैरह है, डेवलपमेंट हुआ। यानी लेकिन अभी अपन को ट्विस्ट और टर्न्स लेना है, फिर स्टोरी में थोड़ा सा क्या करना, क्लाइमैक्स डाल देना। क्लाइमैक्स आ गया, अब क्लाइमैक्स में क्या कर देना, एक दिन वो एंटी करप्शन ने पकड़ा गया, बराबर। फिर ये होगी स्टोरी यहाँ पे टर्न,
ऑब्वियसली फिर उसको लेके गए, जेल में पुटअप किया। अब बीबी घर से डब्बा वगैरह लेके जा रही है। उसको 2-4-8 दिनों के बाद में दौरा पड़ने लगे। बहुत सोचने लगी ना, अब क्या होगा। बराबर उसका गिल्ट होने लगा कि दिस इज हैपन ओनली बिकॉज ऑफ माई एडवाइस। और सच में ऐसा ही हुआ था, ये सब मेरे कारण हुआ है, ऐसा वो सोचने लगी। और ज़्यादा सोचने के कारण उसको न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ एडमिट करना पड़ा। बराबर फ्रेंड। और फिर क्या क्या इफेक्ट हुए उनके फैमिली के ऊपर, ये कंक्लूजन में लेना है। बराबर, क्या क्या इफेक्ट हुए। फिर सब एक कार बेचनी पड़ी। इधर लॉयर फीस मांग रहा था उसके क्या करने, लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए 5 लाख रुपए उसने डिमांड किए थे, तब जाके मैं आपके पति को न्याय दूंगा। ऑब्वियसली घर बेच डाला, अभी भाड़े से घर से दूसरे की तरफ रहते हैं। इसका ब्रेन का वगैरह इलाज करने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए कार वगैरह बेच डाली। घर में जो था वो भी सब क्या कर दिया, बेच डाला। बच्चे स्कूल से, CBSE स्कूल से निकाले गए क्योंकि वो फीस भरने के लिए क्या नहीं, पैसे नहीं। पापा जेल में, मम्मा हॉस्पिटल में, बच्चे CBSE से मराठी स्कूल में। बराबर। अभी पैसे की स्कार्सिटी, जो 1-2 एकड़ लैंड थी घर पे वो भी क्या कर डाली, बेच डाली। और 5-6 सालों के बाद में रिजल्ट आया, ही इज़ गिल्टी, और उसको 8 साल की सज़ा और हो गई। फ्रेंड, पूरा लाइफ बर्बाद। उससे बच्चे ने एजुकेशन छोड़ दी है, काम धंधे को लग गए और अपनी माँ की बीमारी के पैसों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। मॉरल, करप्शन ना करो। बराबर। थोड़ा सा पैसा एक के जगह पे आधी खाओ, लेकिन करप्शन ने क्राइम मत करो। डू नॉट ब्रेक द लॉ। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता था तो आज उसकी लाइफ थोड़ा सा कम पैसों में चलती थी। इतना बड़ा मकान नहीं रहता था, बेंगलोर नहीं रहता था, लेकिन थोड़ी सा खुद का एक रो हाउस तो जरूर रहता था। 4 व्हीलर नहीं रहती थी, लेकिन 2 व्हीलर हर एक के पास रहता था। बीबी के अलग, मिस्टर को अलग, मिसेस को अलग। बच्चों के पास लैपटॉप नहीं होते थे, लेकिन टैब और मोबाइल जरूर होते थे। इतना भी होता है फ्रेंड्स पैसों के ऊपर, यदि हमने प्रॉपरली सेविंग वगैरह किया तो। क्यों बताया मैंने एग्जाम्पल? अरे एग्जाम्पल दिया मैंने, स्टोरी बन गई अपनी, पूरी तैयार हो गई। उसको टाइटल दे दिया, मॉरल दे दिया, सब कुछ दे दिया, स्टोरी पुटअप भी कर दी। पहले इंट्रोडक्शन दिया था जैसे हैप्पी फैमिली थी, लेकिन फिर डिमांड की वजह से करप्शन करने लगे, फिर उसके इफेक्ट क्या होने लगे। बराबर। और लास्ट में हमको मॉरल देना पड़ा। दैट्स द स्टोरी। तो फ्रेंड, ये है स्टोरी। स्टोरी को पुटअप करते आना चाहिए। कहां पे मुझे क्या लेना है, ट्विस्ट कैसे लाना है। हैप्पी हैप्पी चल रहा था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, बीच में एकदम ट्विस्ट डाल दिया कि करप्शन कर दिया, पकड़ा गया। और इस प्रकार से एंड कर दिया कि पूरा लंबा लग गया। यानी क्राइम क्या होता है, यानी हम ग्रीडी कैसे होते हैं, ग्रीडी का इफेक्ट क्या होता है। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। आदमी को कुछ दिखता है ना तो आदमी बहुत उसके पीछे भागता, मनी मैडनेस, और फिर उसकी इफेक्ट देखना है। फ्रेंड, आदमी के कुछ भी डेवलपमेंट करे, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रखना चाहिए, हवा में नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं एक आधी स्टोरी वैसी। देखो, मैं आपके सामने एक स्टोरी पुटअप कर रहा हूं। अब आपको किस प्रकार से एक सैंपल लेते फ्रेंड, क्या लेते हैं, सैंपल। ये करूं मैं इरेज, आपको एक सैंपल लेता मैं पहले। चलो सैंपल आपके सामने पुटअप करता हूं। एग्जाम्पल दिया जाएगा या सैंपल दिया जाएगा आपको एक, उसमें पहले कुछ रिटर्न फॉर्म में होगा और बीच में कभी कभी एक पिक्चर दिखाया जाएगा। पिक्चर, उस पिक्चर के थ्रू आपको क्या करना है, स्टोरी बिल्डिंग करना है। कभी कभी पिक्चर नहीं दिखाया जाएगा तो कुछ क्लूज दिए जाएंगे या पॉइंट्स दिए जाएंगे। पॉइंट्स कैसे होंगे, दिस, फिर बीच में फुल स्टॉप, दिस, फिर फुल स्टॉप, दिस, ऐसा हुआ, फिर फुल स्टॉप, ऐसे ऐसे दिए जाएंगे। और आपको इस पॉइंट से क्या बनानी है, स्टोरी बनानी है।
चलो देखते, एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा देता पिक्चर का, पिक्चर के ऊपर से स्टोरी राइटिंग ऐसा भी आता है, और कभी कभार पिक्चर नहीं होता है, सिर्फ रिटर्न फॉर्म में कुछ क्लूज या पॉइंट्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर से भी स्टोरी बनाने आती है। चलो दो एग्जांपल मैं यहां पे लेने वाला हूं, एक थ्रू द पिक्चर, एक थ्रू द क्लूज। चलो देखते हैं फ्रेंड। चलो एक बार ये बुक देख लो आप, है यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाई दिया है, यस, ये पिक्चर देख लो आप एक बार। ओके, क्या दिखाई दिया आपको? तो वहां पे एक सेलर दिखाई दिया। सेलर क्यों दिखाई दिया? तो वहां पे वो तो पीछे देखो एक सी दिखाई दिया, सी में बोट है, सेल है, एक शिप है, ऐसा दिखाया है। और ये जो बैंक ऑफ द सी है, समुद्र के बैंक ऑफ द बे, यहां पे कुछ कोकोनट के ट्री दिखाए हैं। मतलब सीन कहां का है? तो कोस्टल एरिया का सीन है, या तो पेनिसुलर एरिया का होगा या पेनिसुलर एरिया का ही सीन है, कोस्टल एरिया जहां पे सी वगैरह लग के है, जहां पे बहुत कोकोनट्स के वगैरह ट्रीज वगैरह है। तो अब हमें ऊपर क्या दिया देखो सैंपल में, डेवलप अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी with the help of given a visual. What is meant by visual? मतलब दृश्य स्वरूप में आपको जो पिक्चर दिया है उसको देख लो और फिर शॉर्ट स्टोरी बनाओ, उसको बोलते हैं विजुअल, VISUAL, ये विजुअल फॉर्म में, मतलब दृश्य स्वरूप में। ओके, तो विजुअल फॉर्म में आपको कुछ दिया है, उसको देखो एंड गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी एंड डेवलप द स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स। स्टोरी इसमें हमको पुटअप करनी है। चलो सबसे पहले दीजिए आप टाइटल, क्या देंगे अभी? तो टाइटल देंगे अ ब्रेव एंड करेजियस सेलर। फ्रेंड, टाइटल देने से पहले स्टोरी अपने मन में क्या होना चाहिए? तैयार हो जानी चाहिए कि यस मुझे ये ऐसा करना है। नहीं तो पहले स्टोरी लिख लेना फिर टाइटल लिखना, ऐसे मैंने देखा है। यस, अकॉर्डिंग पहले स्टोरी लिख लेना है और फिर उसको कौन सा सुटेबल टाइटल बनता है ये कर लेना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रॉपर नहीं है। सबसे पहले स्टोरी लिखना नहीं है, स्टोरी मन में तैयार कर लेना कि यस मैं उसको इस प्रकार से पुटअप करूंगा, और फिर ऑब्वियसली मन में स्टोरी तैयार हो कि टाइटल आ जाता है, फिर टाइटल लिखना, फिर स्टोरी पुटअप करने को लग जाना। चलो देखते हैं, टाइटल दे दिया ब्रेव एंड करेजियस सेलर। अ ब्रेव एंड करेजियस सेलर, एक शूर और एकदम धैर्यवान सेलर था, खलासी था। ओके, चलो ओके टाइटल। अभी आंसर लिख रहा हूं मैं, क्लूज नहीं दिए हैं, सिर्फ विजुअल दिया है और यहां पे कुछ लिखा था, मैंने पढ़ लिया क्या लिखा था। तो डेवलप द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ विजुअल इन द 150 to 200 वर्ड्स में। चलो अब स्टोरी कैसी बनाता। स्टोरी स्टार्ट हुई इंट्रोडक्शन से। यस्टरडे आई वेंट टू द बीच विथ माई फ्रेंड। कल ही मैं बीच पे गया था मेरे दोस्तों के साथ। वी वर क्वाइट हैप्पी। वी अराइव्ड एट द बीच एट अराउंड 1:30 AM। देखो फ्रेंड, 1:30 AM में हम वहां पे सुबह सुबह पहुंचे। देखो टाइमिंग वगैरह ऐसा ऐसा इफेक्टिव बनाना कि यस स्टोरी मैं बता रहा हूं किसको ऐसी एज इट इज, ऐसा स्टार्टिंग में ऐसे करना, वंस अपॉन अ टाइम, यस्टरडे, इन द लास्ट मंथ, ऐसा कुछ तो भी ऐसा अलग से स्टोरी स्टार्ट करना। वी सिलेक्टेड अ स्पॉट बाय द सी एंड प्लेस अवर पैकेट्स ऑन द बीचेस बेंचेस। तो हमने एक स्पॉट वगैरह वहां पे क्या किया, सिलेक्ट किया समुंदर पे, और वहां पे हम बैठे, ऐसे हमारे पैकेट्स वगैरह जो हमारे पास लगेज वगैरह था ऐसे हमने रख दिए बेंचेस के ऊपर। ऐसे बेंचेस रखते हैं, देखो फ्रेंड कहाँ पे रहते हैं बेंचेस वगैरह, बीच पे ऊपर रहते हैं, कहाँ पे, ताकि वो वहाँ पे लोग बैठे सके और सी का नज़ारा देख सके। ऐसे प्लेस पे हम गए। आफ्टर रीचिंग द बीच, जैसे बीच पे पहुंचे, वी डिसाइडेड टू प्ले सम गेम्स ऑन द सैंड। तो हम मजे करने लगे, ऑब्वियसली मजे ही करता है कोई भी आता तो। हम सैंड में थोड़े से क्या करने लगे, गेम्स वगैरह खेलने लगे, हाइड एंड सीक खेलने लगे, ओके वगैरह। वो सैंड वहां से क्या करना, ऐसे डिगिंग करना, पानी लगता है देखो, वो हमने करने लगे। कुछ हमको शंख वगैरह, सेल्स वगैरह दिखने लगे, हम वो भी खेलने लगे।
बराबर। इस प्रकार से हम एंजॉयमेंट करने लगे ऑन द बैंक, बराबर। तो सी शोर पे ऐसे करने लगे। As we had bought 2 footballs and there were 6 children, हमारे पास 2 फुटबॉल थे और हम 6 बच्चे थे। We started jumping, exchanging the balls with one another, मस्त भाई एक्सचेंज कर रहे थे, खेल रहे थे, मजा कर रहे थे। During our play, the ball slipped away near the tree, और फिर वो बॉल ऐसे हमने फेंका तो एकदम ट्री के पास गया। I hurried towards the tree to bring back the ball. मैं वहां पे गया वो बॉल क्या करने के लिए, लाने के लिए। Fortunately, अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ दूसरा पैराग्राफ पे। Fortunately, I watched a strange man near some bench. वहां पे मेरी नजर एक स्ट्रेंज मैन की तरफ गई, थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था, और वही था हमारा सेलर, बराबर। तो डिफरेंट था हमसे थोड़ा सा, तो मेरी नजर उसके ऊपर गई। ही वॉज, देखो फ्रेंड, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। ही वॉज अ वेरी टॉल मैन वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, हैट, सेलर का ड्रेस, बराबर। यू कैन इमेजिन इन फ्रंट ऑफ योर आइज, मैंने पिक्चर दिखाया उसमें है वो ड्रेस। अ बिग नाइफ फिटेड इन ही स्ट्रॉन्ग बेल्ट, ऐसा स्ट्रॉन्ग बेल्ट में एक नाइफ ऐसी लगाई हुई है। एज ही हैड अ डिफरेंट लुक एंड ड्रेस, उसका ड्रेस भी डिफरेंट था और लुक भी डिफरेंट था। आई टुक इंटरेस्ट इन वॉचिंग हिम, और मैं उसको इंटरेस्ट लेने लगा। चलो कैसा है, क्या है, क्यूरियोसिटी अराइजेस इन माई माइंड, मेरे मन में क्यूरियोसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। देखो फ्रेंड, हमारी नज़र 2 चीज़ों की तरफ पहुंच जाती है, कॉमन चीज़ों की तरफ कभी नहीं जाती, अनकॉमन, ऑड के ऊपर बहुत अट्रैक्शन होता है। मैंने नेचुरल ड्रेस वगैरह वियर किया तो मेरे तरफ ध्यान देना कोई नहीं देगा है। देखो फ्रेंड, लेकिन रोड के ऊपर से एक आधा ऑड जा रहा है, मतलब उसने मेल है और फीमेल के कपड़े पहन के जा रहा है, तो ऑब्वियसली सबकी नजर उसकी तरफ जाएंगी, पहले जाएंगी, क्यों, ऑड है। एकदम टॉल आदमी के पास हमारी नजर जाती है, एकदम शॉर्ट आदमी की तरफ हमारी नजर जाती है, ऑड। जो कॉमन हाइट के उनकी तरफ हमारी नजर जाती नहीं है। जो एकदम थीन है उसकी तरफ हमारी नजर जाएंगी, जो एकदम थीन है उसकी तरफ जाएंगे, या एकदम फैट है उसकी तरफ जाएंगे। हमारे जैसे लोगों के ऊपर हमारी नजर जाती नहीं, क्योंकि हम कॉमन है। तो वो जो आदमी था वो थोड़ा सा हम लोगों में से डिफरेंट था, बिकॉज ही वाज वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, बराबर। दूसरी बात, उसके पास क्या है, एक नाइफ है ऐसे बेल्ट में लगाई हुई है, हम नाइफ थोड़ी लगाते ऐसे बेल्ट में, उसने लगाई है, हैट वगैरह है, बराबर, थोड़ा सा डिफरेंस है। आई वेंट नियर द मैन हु वॉज कॉलिंग समवन एंड द हॉक वॉज फ्लाइंग नियर हिज लेग। उसके पैर के पास एक थोड़ा सा ऐसा कुबड़ी वगैरह थी, मतलब पैर उसका थोड़ा सा एक कट गया था और हाथ में ऐसा चल रहा था वो। देखो हाफ लेग वाले लोग कैसे चलते हैं, वैसा सपोर्टिव स्टिक वो थी उसके पास में, बराबर। द स्ट्रेंज मैन वॉज लेम, वो थोड़ा सा लेम था। लेम मतलब समझता है फ्रेंड, अधू, अपंग, लंगड़ा। इन हिज लेफ्ट लेग, बट he was filled with courage and excitement. There was a shining in his eyes. उसके चेहरे पे एक शाइनिंग थी, एक तेज था, अ फ्राइटन फेस था, और धैर्य और एक्साइटमेंट लग रहा था। I thought him to be a seaman. मुझे लगा वो आदमी सीमैन है, मतलब समुंदर में रहने वाला है। And desired to meet him, तो मेरी एक डिजायर होगी, चलो मैं उसको मीट कर लेता, मतलब उससे बात कर लेता। Fortunately, His eyes caught my presence. जैसे मेरे उसके तरफ नज़र गई थी तो उसकी भी मेरी तरफ क्या आई, एक नज़र आई कि ये मेरे तरफ क्यों देख रहा है। देखो फ्रेंड, कोई अपने तरफ देखता है तो अपनी भी नज़र उसकी तरफ जब जाती है तब हम शॉक हो जाते हैं कि ये मेरे तरफ क्यों देख रहा है, तो वैसा उसको भी लगा। Then he called me there. उसने मुझे बुलाया, इधर आ। और then फिर क्या हुआ, I gathered courage. मैं थोड़ा सा डर गया था कि ये मुझे बुला रहा है, जाने के लिए मेरे मन में थोड़ा सा काकू था। आई हेजिटेड टू गो देयर, बट आई वांट टू टॉक टू हिम, बट मुझे उसके साथ बातें करना था।
बिकॉज आई लाइक द स्टोरी ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल. सो मैं उसको स्टोरी पूछने वाला था. आई गैदर्ड करेज एंड वेंट टू हिम. अ मैन वॉज प्लीज विथ मी. वो आदमी भी मेरे साथ एकदम क्या हुआ, प्लीज था, खुश था. आई आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चंस. फिर मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस पूछा, आप कहाँ के हो, कौन हो, क्या हो, ऐसा ड्रेस आपने क्यों वियर किया, वगैरह वगैरह. मैं उसको पूछने लगा. ही पोलाइटली आंसर देम ऑल. उसने सारे मेरे क्वेश्चंस के पोलाइटली क्या दिए, आंसर दिए. ड्यूरिंग अवर गॉसिप, हमारी जब गॉसिप चल रही थी, गॉसिप मतलब डिस्कशन, चर्चा, आई केम टू नो दैट ही वॉज अ जॉन. तब हमें पता चला कि इसका नाम जॉन है. एंड अ सेलर बाय प्रोफेशन. वो जॉन था और बाय प्रोफेशन वो सेलर था. He had brought up the hawk since he was of 5 years. 5 साल से उस शिप पे काम करता था. He belongs to France. कहाँ का था, फ्रांस का था. And his father was also a sailor. उसके पापा भी क्या थे, एक सेलर थे. In the meantime, बराबर ए स्टोरी. In the meantime, my friend arrived the spot. फिर कंक्लूजन करेंगे हम. इन द मेन टाइम फिर हम बातें कर रहे थे, उतने में से मेरे और दोस्त लोग भी वहां पे आ गए. दे ऑल्सो सरप्राइज टू सी द सेलर. ऑल्दो ही वॉज लेम, ही ऑफन लाइक टू विजिट अ न्यू प्लेसेस. अभी वो लेम है, लंगड़ा है, लेकिन फिर भी उसने कुछ उसके ऊपर कलामिटी बिफॉल विद इन, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ था. बट फिर भी उसने जिंदगी जीने का छोड़ा नहीं है. ही वॉन्ट टू विजिट अ न्यू प्लेसेस. वो फ्रांस का था, लेकिन आज भी उसको नए विजिट पे जाना अच्छा लगता है. नाउ ही इज़ इन आवर कंट्री. आज वो हमारे कंट्री में आया था. एंड वुड स्टे फॉर मोर फ्यू डेज. और यहाँ पे वो कुछ दिन रहने वाला था. रियली ही वॉज अ बोल्ड एंड करेजियस सेलर. बराबर. हाँ, आप बोलेंगे सर स्टोरी हो गई. यस हो गई. मॉरल समझा आपको? यस, 2-4 मॉरल दे सकते हैं हम. क्या, देखो, अ मैन कैन नॉट बी जज बाय हिज अपीयरेंस. वो दिखने में कैसा लग रहा था, अलग ही लग रहा था, लेकिन उसके अपीयरेंस के ऊपर जाना नहीं. कौन क्या होगा क्या पता नहीं. अभी वो बेचारा लेम लंगड़ा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ काम का नहीं है, लेकिन उसकी करेज कितना था, वो कितना धैर्यवान था, ये हमें बाद में बात करने के बाद में पता चला. समझ में आया? और एक बात, एक मॉरल ये हो गया. और एक और क्या मॉरल दे सकते हो आप? We should not give hopes in our life. We should go on and on. The calamity may be befall on us, but we should go on and on. Calamity आती जाती है, लेकिन हमने ज़िंदगी छोड़ना नहीं है. बराबर. Enjoy the life, whatever it comes. वो कैसी भी ज़िंदगी हो, ज़िंदगी का मज़े उठाते आना चाहिए. बराबर. और एक मैसेज दे सकते हैं, बी अ टूरिज्म. जिंदगी में टूरिज्म बन के जिंदगी जो मजा आएगा. एंजॉय द एवरी इवेंट ऑफ लाइफ. यस, मजा आएगा. इस प्रकार से हम क्या दे सकते हैं फ्रेंड, बहुत बहुत हम बता सकते हैं सामने वाले को. ओके, समझ में आया? एक हो गई ए स्टोरी. अब मैंने विजुअल स्टोरी बताई. अब मैं सैंपल सेकंड ले रहा हूँ, क्लू एंड पॉइंट्स. बराबर. ओ फार्मर, स्टोरी बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, पॉइंट्स है यहाँ पे. हाँ, अभी विजुअल नहीं है. फार्मर, अ फार्मर. दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ. अ फार्मर डैश 4 चिल्ड्रन डैश नॉट वर्किंग डैश. सो गिव 4 sticks, tricks in idea, or give the 4 sticks and said to break to them dash, not even break. Then pick out, then roll out the bundle of the sticks and give one single stick to the single children, and then said break. Student break it. Moral. ऐसा आपको दिया है. तो अब आप टाइटल क्या दोगे? तो आप टाइटल देना है अ क्लेवर फार्मर. बराबर. और द पावर ऑफ यूनिटी, ऐसा भी तुम क्या दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो. और फिर अभी स्टोरी लेना है कि एक फार्मर था, उसको 4 लड़के थे, चारों लड़के बिल्कुल भी काम नहीं करते थे. बराबर. ऐसा लाइफ चल रहा था.
इसलिए फार्मर बहुत काय में था, टेंस में था कि साला मेरे पास इतनी लैंड है, 4 बच्चे हैं, चांगले स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी क्या नहीं करते, वर्क नहीं करते, तो मैं करूँ क्या। बहुत टेंस में आ रहा था। समझ में आया फ्रेंड। अब करे क्या करे क्या करे क्या, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब डिटेल में एक दिन उसको एक आइडिया आ गई। वो खेत में गया, 4 स्टिक्स तोड़ के लाया और चारों का बंडल किया और अपने चारों बच्चों को बुला लिया। वो क्या करते थे, बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। और दूसरी बात, एक दूसरे के बीच में क्या करते थे, कॉरलिंग किया करते थे। क्या करते थे, कॉरलिंग। और कॉरलिंग में क्या होता था, और कुछ काम भी नहीं करते थे और हमेशा कॉरल करते थे, उसकी वजह से लोग उसका फायदा उठाते थे। बराबर। एक दिन फार्मर के मन में आइडिया आ गई, उसने 4 स्टिक तोड़ के लाया और बंडल बनाया और सब बच्चों को बुला लिया रूम में। चलो बोला, चल बेटा ब्रेक करो उनको। हर एक बच्चे ने ब्रेक करने का ट्राई किया, बट वो 4 थी ना, दैट्स वाई कोई भी उसको क्या नहीं कर सका, ब्रेक नहीं कर सका। इसको दिया, ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, डी को दिया, लेकिन चारों बच्चों ने एक भी उसको ब्रेक नहीं कर सका, क्योंकि 4 स्टिक एक बंडल में थी। फिर अब उसने क्या किया, वही स्टिक क्या कर डाली, खोल डाली, बंडल निकाल डाला और हर एक के पास अभी एक एक स्टिक दी और बोला नाउ ब्रेक इट। हर एक बच्चे ने उसको इजीली क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब उस फार्मर ने उनको बताया पावर ऑफ यूनिटी। यदि तुम चारों भाई ऐसे इकट्ठा रहे तो नो वन कैन हार्म यू, तो आपको कोई भी क्या नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। डू हार्ड वर्क एंड अचीव द सक्सेस। बराबर। लेकिन चारों के चारों मिलके करो। लेकिन ऐसे एक एक काम करोगे तो आपको कोई भी हरा सकता है, कोई भी आपकी मजा ले सकता है, कोई भी प्रैंक कर सकता है, कोई भी बुलीज कर सकता है। बराबर। क्योंकि डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश लोगों ने हमको सिखाया है, आपको ऐसे ही डिवाइड करेंगे और लोग आपके ऊपर रूल करेंगे। यदि आप चारों के चारों इकट्ठा आ गए तो नो वन कैन हार्म यू, तो आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम कंक्लूजन देंगे और मॉरल देंगे। स्टोरी समझ में आ रही है फ्रेंड, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमें स्टोरी बिल्डअप करते आना चाहिए। ओके, अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। मैंने पहले कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए राइटिंग स्किल में बताया, उसके बाद में स्पेसिफिक स्टोरी राइटिंग में क्या होना चाहिए बताया, उसके बाद में मैंने फॉर्मेट बताया, उसके बाद में मैंने वर्ड्स लिमिट वगैरह बताई, ये कितने मार्क्स के लिए बताया, कौन कौन से स्टैंडर्ड को आता है ये बताया। 11-12 में भी है फ्रेंड ये। बराबर। स्टोरी राइटिंग किस प्रकार से बिल्डअप करते आना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और इस प्रकार से स्टोरी 2 प्रकार में भी लिखना है। पहला विजुअल फॉर्म में आती है, यानी पिक्चर दिया होता है, उसके ऊपर से स्टोरी बनानी पड़ती है। कभी कभी क्लूज या पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं, तो उस हिसाब से हमको स्टोरी बनानी पड़ती है। तो प्लीज़ ये बात ध्यान में रखना है और इस प्रकार से स्टोरी बिल्डअप करना है। लास्ट में मॉरल वगैरह लिखना है, कैची वगैरह होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है फ्रेंड। शायद अपेक्षा करता हूँ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ वहाँ पे लाइक का बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा फॉर मी, यदि मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगे। ओके। और फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स। I will be surely solve each and every problem of it. Till then, bye. See you.